नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें जो आपको फाइनेंशियली बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब दुनिया में अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जो आपके पॉकेट पे असर डालती है, मतलब आपकी इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब या बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट्स बदल देती है, तो वो खबरें हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे, उन्हें एनालाइज़ करेंगे प्रॉपर और उनके कॉज़ और इफ़ेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे। तो आप ये खुद से करना सीख सकते हो। आपको शायद ये डेली वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। अगर आप प्रैक्टिस करो, बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल निकालो और जिस तरीके से मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, आप ट्राई करो उन्हें उसी तरीके से एनालाइज़ करने के लिए। शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बारे में। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इंडिया में इस टाइम पे। अगर आप एक्सपोर्ट्स के मामले में देखो, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स अभी रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत बूम कर रहा है और इसमें एक स्कीम को बताया जाता है कि एक स्कीम इसका पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है इसके सक्सेस का और वो है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। पीएलआई बूस्ट फिर से मिल रहा है इसे इसी स्कीम के तहत। तो यूनियन कैबिनेट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्राइडे को 22,919 करोड़ की स्कीम को अप्रूव कर दिया है और ये स्कीम करेगी क्या? प्रमोट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, ठीक है, हमारे फ़ोन के डिस्प्ले हैं, हमारे टीवी के डिस्प्ले हो गए, कैमरा मॉड्यूल्स हो गया, नॉन सरफेस माउंट डिवाइसेज़, इसके अलावा सर्किट बोर्ड्स, लिथियम सेल्स, मतलब जितनी भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं इनको बनाने के लिए जितने भी सेल्स यूज़ हो रहे हैं लिथियम के, ये सारी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए। तो हम पूरा एक वैल्यू चेन क्रिएट करना चाह रहे हैं इंडिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है और क्या रीज़न है इस पे इतना फ़ोकस करने का भी। अगर आप एक कार बनाते हो, तो एक कार में अगर लेट्स से मारुति कार बना रही है, तो कार के टायर भी मारुति नहीं बना रही है। कार की स्टीयरिंग, गद्दे, सारी सीट्स हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी, लाइट्स, हर ची स्पीकर्स, देखो स्पीकर कैसे और क्यों होते हैं। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं, कई कंपनीज़ तो इंजन भी खुद नहीं बनाती है कार का, खैर उनको हटाओ। तो कई सारे कंपोनेंट्स अलग-अलग कंपनी से लिए जाते हैं, ऑटो पार्ट कंपनीज़ होती है और वहाँ से असेंबल किया जाता है, ठीक है? तो एक कार कंपनी कोई भी ऐसी नहीं होती जो एक-एक पार्ट खुद ही बना रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में हम बोल रहे हैं लेट्स से टेस्ला को, दुनिया की बड़ी-बड़ी कार की कंपनीज़ है, वोक्सवैगन को, फोर्ड को बोल रहे हैं आप यहाँ आओ मैन्युफैक्चर करो। तो कहेंगे ना कि देखो, हम तो सिर्फ इंजन और लेट्स से चेसिस बना रहे हैं कार का, लेकिन मुझे स्पीकर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, ये वाले पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, एलईडीज़ चाहिए, लेट्स से ये वाले सीट्स चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मुझे बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इंडिया में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा बनाने का, क्योंकि ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बना लूँगा लेकिन बाकी चीज़ें तो बाहर से इम्पोर्ट करने पे टैक्स बहुत लगता है इंडिया में, व्हिच इज़ वेरी लॉजिकल। तो आप समझ गए बिज़नेस का प्रॉब्लम सबसे पहले कि इंडिया में कार ही नहीं और भी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करने से लोग क्यों हिचकिचाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट बोल रही है कि हम तुम्हें सब कुछ यही बना कर देंगे, ठीक है? तो अगर तुम्हें महाराष्ट्र में तुम कार बना रहे हो, तुम्हें गुजरात से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिल जाएँगे। तुमको तेलंगाना से तुम्हारे पास टायर्स आ जाएँगे, लेट्स से तमिलनाडु से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएँगे। ये सारी चीज़ें हम अलग-अलग जगहों पर प्रॉपर वैल्यू चेन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि कंपनीज़ को हम अट्रैक्ट कर पाएँ। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंसेंटिव देगी। क्या इंसेंटिव देगी? कि अगर आप कोई भी बेयर कंपोनेंट्स हैं दूसरे जैसे रेज़िस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, फ्यूज़ेज़, रेज़िस्टर नेटवर्क्स, थर्मिस्टर्स या पोटेंटियोमीटर्स, ये सारी जो बैटरी पैक्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट या फिर कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइसेज़ हैं, उन्हें बनाने में ये कंपोनेंट्स काम आते हैं। तो आप अगर कुछ भी इंडिया में बना रहे हो ना इनमें से, तो आपको काफ़ी इंसेंटिव्स मिलेंगे, गवर्नमेंट काफ़ी ये प्रमोट करेगी। तो ये स्कीम करीब-करीब 191,600 डायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट कर सकती है। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और ये सपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को अंडर पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो मैन्युफैक्चरिंग पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जॉब्स भी क्रिएट करता है और इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे इसमें तो हमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। पूरी दुनिया को इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी टॉप 3 में आता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में एंड यहाँ पे इस प्रोग्राम की मदद से ये 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ से लाइकली डबल हो सकता है कुछ सालों में। कितने सालों में ये क्लियर नहीं किया है वैष्णव जी ने, ठीक है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट होपफुल है कि जो डिस्प्ले मॉड्यूल्स है, कैमरा मॉड्यूल्स है, ये सारी चीज़ें इंडिया में बननी शुरू हो जाएँगी। काफ़ी अच्छा ये वैल्यू एडिशन भी करेगी हमारे स्कीम के तहत एंड इससे हम और भी बाकी कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँगे, मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट कर पाएँगे इंडिया में।
बात करता हूँ मैं सीएडी की। सीएडी क्या है और ये मार्जिनली एक 1.1% ऑफ जीडीपी चल रहा है इस टाइम पे मार्जिनली ऊपर भी गया है। तो सीएडी होता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ये बढ़कर कितना आ गया है $11.5 बिलियन 1.1% हो चुका है हमारे टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं 2024 के, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर पहले देखोगे तो पहले ही $10.4 बिलियन था। तो सीएडी मॉडरेट हुआ था साढ़े $16.7 बिलियन से Q2 में और 1.8% ऑफ जीडीपी से और ये आया था 10.4। आरबीआई का डेटा ये बताता है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट जो है ये एक्सपेक्टेड है कि सरप्लस में रहेगा $4 से $6 बिलियन के Q4 में, क्वार्टर 4 में। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे, ठीक है? इससे क्या होगा, डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होगा और हेल्दी सर्विसेज सरप्लस भी रहेंगे ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या होता है कि जब आप एक्सपोर्ट कम करते हो, इंपोर्ट ज्यादा करते हो, आपको पैसे देने ज्यादा पड़ते हैं, आप खरीद ज्यादा रहे हो और आप बेच कम रहे हो बेसिकली, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है इससे। एंड ये हमें लग रहा है सरप्लस में होगा, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा रहेंगे इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर। तो बात करते हैं सेंटर सील्स 62,700 करोड़ डील्स विद एचएएल फॉर 156 एलसीएच। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 62,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की, ठीक है? और ये मिला है किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा, इस बार हमने ये पहले ही अनाउंस किया था कि 2025 को हम बनाने वाले हैं ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, बड़े डिफेंस रिफॉर्म्स आने वाले हैं और लगातार यहाँ पे मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिख रहे हैं आते हुए किसके? डिफेंस सेक्टर के, इंडिया में। तो 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है एंड ट्रेनिंग और एसोसिएटेड इक्विपमेंट है की जरूरत है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 62,700 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। ये प्रोजेक्ट मिलेगा किसको? हमारे एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये 2027 से 28 के बीच में इसकी रिक्वायरमेंट होगी एंड इस कॉन्ट्रैक्ट से हमारा जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है आर्म्ड फोर्सेस का, कि हम हाई ऑल्टीट्यूड पे भी एक्सेस कर पाए, हाई ऑल्टीट्यूड को वहां पे अपने सामान को पहुंचा पाए, हमारे इक्विपमेंट्स को पहुंचा पाए, ये सारी चीजें और इजी हो जाएंगी। तो हेलीकॉप्टर्स की जरूरत सिर्फ एयरफोर्स को नहीं पड़ती है, आर्मी को भी बहुत ज्यादा पड़ती है ऐसे अपने इक्विपमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए। आप देखो हमारे नॉर्दर्न रीजन में आर्मी कितना हेविली प्रेजेंट है, तो वहां पे सड़कों से सामान जाने में बहुत टाइम लगेगा, राइट? अगर कुछ इमरजेंसी है तो हमारे पास, इसलिए ये हेलीकॉप्टर्स जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कुछ इन्फेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे इन्फेंट्री के लिए, राइट? एंड अगर ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन हो जाएँगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अवार्ड करेगी 2024-25 में, ये 2.09 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर जाएगा, जो हाईएस्ट एवर है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड हमने सेट किया था 2023-24 में, ये उसको भी तोड़ चुका होगा। 193 कॉन्ट्रैक्ट्स में से 177 मतलब 92% जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज को मिला है, मतलब ऐसी कंपनीज को मिला है जो इंडियन कंपनीज है। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है हमारे लिए कि हमारी कैपेबिलिटीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया हो गई है, पूरी दुनिया में हम टॉप पे, नहीं। लेकिन पहले से तो काफ़ी बेटर हो गई। एक बार 10 साल पहले आप देख लो हम क्या बना रहे थे इंडिया में और आज देखो हम कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हथियार और दवाई और फूड, खाना ऐसी चीज़ है जो आप खुद प्रोड्यूस करो वही सही है, बाहर से खरीद के आपको ना खाना पड़े, किसी पे आप डिपेंडेंट ना हो, राइट? तो दवाइयाँ भी ऐसी चीज़ है, मेडिसिन भी ऐसी चीज़ है, फूड सिक्योरिटी भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और डिफेंस सिक्योरिटी भी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंडिजिनसली वेपन्स को प्रोड्यूस कर पाओ। बात करता हूँ अगले आर्टिकल की और ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और यहाँ पे बात हो रही है ट्रम्प के टैरिफ की, कि इससे कार इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, स्पेसिफिकली यूएस की कार इंडस्ट्री जो यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी डरी हुई है ना, ठीक है, चाइना से। तो अगर आपके पास विज़न है फ्यूचर का, राइटर का ये कहना है जहाँ पे ग्लोबल कार इंडस्ट्री डोमिनेटेड नहीं है चाइना से, तो यू कैन किस दोज़ ड्रीम्स गुड बाय। आप गुड बाय बोल सकते हैं उन सपनों को, क्योंकि अब ग्लोबल कार इंडस्ट्री चाइना ही डोमिनेट करने वाला है राइटर के अकॉर्डिंग। तो कैसे ये बात बोल रहे हैं, क्या किस बेसिस पे इन्होंने ये बात बोली है, अभी जानने की कोशिश करता है। क्योंकि इनका कहना है कि ट्रम्प ने 25% का टैरिफ प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है? चाहे आप ऑटो इंपोर्ट करो या कुछ भी इंपोर्ट करो बाहर से। एंड यहाँ पे जो बिगेस्ट लूजर्स होंगे जब ये टैक्स लगता है अगले हफ्ते से, तो इसमें होंगे जापान और साउथ कोरिया, यस, ना कि चाइना। क्योंकि आप ये देखो यूएस में आप पिछले 20, 25, 30 साल में जो नंबर 1, 2, 3 टॉप सेलिंग कार्स है, एक बार उसकी लिस्ट निकाल के देखो, आप समझ में आएगा कि जापानीज कार्स, टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी,
और माज़दा ये सब वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, निसान। तो ये अराउंड 1/3 जो कार्स इम्पोर्ट होता है यूएस में और एज़ मच एज़ 2/3 जो इम्पोर्ट होता है आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका से, वो जापान एंड साउथ कोरिया से होता है और ये क्रूशियल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्योंकि साउथ कोरियन और जापानीज़ कंपनीज़ प्रोड्यूस करती है मोर देन क्वार्टर 25% ऑफ जितनी भी ईवी बैटरीज़ लास्ट ईयर बनी है, वो कहाँ बनी है? साउथ कोरिया और जापान में। तो जब आप इक्विपमेंट्स भी इम्पोर्ट करोगे जैसे कि बैटरीज़ यूएस में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसको होगी? जो कम चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, चाइना से कम्पीट कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट से, 2 आपके एलाइज़ हैं साउथ कोरिया और जापान, आप उन्हीं को सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहे हो इन पॉलिसीज़ के थ्रू इनका ये कहना है। यूएस और यूरोपियन businesses barely figure especially since the bankruptcy earlier this month of more serious contender Sweden's Northvolt। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ही इनका बेसिकली कहना है कि जापान में लाना सॉरी अमेरिका में लाना चाहते हो, तो आप अपने जो एलाइज़ हैं, सबसे बड़े एशियन एलाइज़, इनको आप पनिश नहीं कर सकते। साउथ कोरिया बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर रहा है नए प्रोजेक्ट्स में यूएस में 2023 में। $21.5 बिलियन के ग्रीनफील्ड प्लान्स उन्होंने ऑलरेडी साइन ऑफ कर दिए। जापान मीनव्हाइल इन्होंने डेकेड्स लगाए हैं असेंबल करने में लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन यूएस इनके $783 बिलियन के एसेट्स जो हैं वो इन्वेस्टेड है कहाँ? अमेरिका में इन्वेस्टेड है। मतलब 15% टोटल एक्सपोज़र इनका अमेरिका में ही है। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन उन्होंने पुश किया था कि वो एक नॉन चाइना क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन बनाएँ। इसकी वजह से उन्होंने साउथ कोरिया और जापान के साथ काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि एक ग्रुप बनाया जाए जो एंटी चाइना हो और मैं कहूँगा जो एक-दूसरे के साथ शेयर करें टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट करें और चाइना को थोड़ा क्या करें सेक्लूडेड रखें। तो यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, इन्होंने ब्लैंकेट बैन कर दिया और ब्लैंकेट बैन नहीं किया, ब्लैंकेट टैक्स लगा दिया एक तरीके से, तो जिसकी वजह से अपने एलाइज़ को भी इन्होंने कमज़ोर कर दिया है। तो जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर ये सारी जितनी भी और अमेरिकन कंपनीज़ हैं ये और वन ऑफ द 3 साउथ कोरियन कंपनीज़ है जो अपना ईवी बैटरीज़ बना रही है जिनके लिए। तो टेस्ला वर्क कर रहा है जापान के पैनासोनिक होल्डिंग्स के साथ और अगर यूएस ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक फ्यूचर चाहती है, जैसे कि उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, तो उन्हें एशियन बिज़नेसेस को सक्सीड होने देना पड़ेगा। और कोरियन और जापानीज़ बैटरी मेकर्स आफ्टर ऑल ये कोई कैथोड नहीं बना रहे हैं, एनोड नहीं बना रहे हैं डिट्रॉइट के लिए। ये इंटीग्रेट कर रहे हैं डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्रीज़ को जो स्ट्रगल करेंगी सर्वाइव करने में विदाउट एक्सपोर्ट्स। hyundai मोटर्स एंड किया ये यूएस में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है? यूएस में इतना पैसा कमाते हैं जितना वो अपने होम मार्केट में नहीं कमाते हैं। और इनके जो अमेरिकन प्लांट्स हैं वो कैपेबल है ऑफ असेंबलिंग barely a third of 2 मिलियन कार्स जो बेचते हैं नॉर्थ अमेरिका में जो उन्होंने बेचा है लास्ट ईयर। तो यहाँ पे कहीं न कहीं इनकी प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट्स पे मुझे लगता है इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और यही आप बात करो बीवाईडी की। अच्छा बीवाईडी इंडिया में प्रोजेक्ट अनाउंस अनाउंस कर चुका है कल ही। आप में से कई लोगों ने देखा होगा। वैसे ही अगर आप बीवाईडी को टैकल करने की बात कर रहे हो तो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है बीवाईडी इस टाइम पे। इनके पास बेटर वैल्यू टाइप ऑफ लिथियम आयन बैटरीज़ है जो रैपिडली आगे बढ़ रहा है एक्सपैंड कर रहा है। इन्होंने ब्रेक थ्रू इनोवेशंस दिए हैं जैसे कि 5 मिनट में कार चार्जिंग वाली चीज़ें दी हैं, अनाउंस की है अभी। इसके अलावा ट्रम्प ने मार्च 2018 में टैरिफ लगाए थे स्टील और एल्यूमीनियम पे जो कॉस्ट करते थे 4.6 बिलियन अ मंथ इन हायर कॉस्ट एंड टैक्स लॉसेस बाय द एंड ऑफ द ईयर। और फॉर्मर प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने जो 2012 में टैक्स लगाया था चाइनीज सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स पे, इसकी वजह से रिटेलिएशन हुआ और यूएस प्रोडक्शन जो है सोलर पॉलीसिलिकॉन का जो क्रूशियल रॉ मटेरियल होता है अमेरिकन कंपनीज के लिए, जहाँ पे ये पहले डोमिनेट करते थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये सिनेरियो हमें फिर से देखने को मिल सकता है। क्लीन एनर्जी पॉलिसीज़ जो थी बाइडेन की वो सिग्नेचर थी इनका ये कहना है एंड नॉट अ बग ऑफ दीज़ टाइम्स। तो यहाँ पे एनालिस्ट और शेयर होल्डर्स जो डिट्रॉइट में हैं, ये हो सकता है वेलकम करें इस शॉर्ट टर्म शिफ्ट को। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें काफ़ी चीज़ें चेंज करनी होंगी, खुद से भी काफ़ी चीज़ें इन्हें एडजस्ट करनी होंगी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए बाहर लेट्स से जापान और साउथ कोरिया में बैटरी टेक्नोलॉजी में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो इन्वेस्टमेंट उन्हें वापस से करना होगा कहाँ पे? यूएस में। तो पैसे बहुत खर्च होंगे, फिर बाहर वाले इन्वेस्टमेंट्स का पता नहीं क्या होगा। सो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पे है। बात करते हैं रुपए की। हमारी करेंसी रुपए इस टाइम पे मार्च जो है पिछले 6 साल का सबसे बढ़िया महीना रहा है रुपए के लिए। तो रुपए के बारे में कब से हम नेगेटिव न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं कि गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। अब देखिए मार्च सबसे बढ़िया महीना भी रहा है इसके लिए।
तो रुपए ने लॉक किया है हाईएस्ट मंथली गेन मार्च में, पिछले 6 साल में, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं इस टाइम पे रुपया। शॉर्ट मार्केट में जो इनकी स्टॉक मार्केट से शॉर्ट पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया 6.3% एप्रिशिएट कर चुका है। डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हुआ है 0.4% सिर्फ फ्राइडे को, ड्यू टू डॉलर सेल्स ऑन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट बैंक्स। एंड यहाँ पे इन्फ्लोज देखने को मिला है इक्विटी में भी और डेट में भी। मतलब शेयर बाजार में और बॉन्ड मार्केट में जहाँ फिक्स्ड इनकम मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वहां पर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जम के इस टाइम पे पैसा लगा रहे हैं। तो रुपए में जो डेप्रिसिएशन था वो सारा रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है बड़े तेजी से। यहाँ पे अगर देखें नोटेबली तो रुपी रैली जो है ये हुई है इस टाइम पे, लेकिन स्टेबिलिटी है हमें। हमारे चाइनीज युआन को भी अगर आप देखेंगे तो चाइनीज युआन जो करेंसी है, चाइनीज करेंसी, वहां पे भी काफी स्टेबिलिटी है इस टाइम पे। रुपया अप्रिशिएट हुआ है 2% अगेंस्ट युआन इन जस्ट फ्यू सेशंस। अब ये 12.5 से 11.81 हो चुका है। एंड इंडियन यूनिट जो है काफी प्रेशर में था स्टार्ट ऑफ 2025। सब लोग बोल रहे थे कि रुपया बहुत कमजोर हो रहा है, 90 चला जाएगा, 90 चला जाएगा। हमें भी ऐसा लग रहा था कि 90 जा सकता है जिस स्पीड से ही गिर रहा था। और जब रिकवरी आई तो बहुत बढ़िया रिकवरी आई और एक तरफा हमें देखने को मिला है। तो रुपए से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पुराने वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। मुझे लगता है ये जो फेस था ना, जो रुपया लगातार नीचे आया है, जितने भी व्यूअर्स थे मुझे लगता है काफी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जब भी कोई ऐसा फेस चल रहा होता है कुछ भी, उस टाइम पे हम पूरी नॉलेज लेते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, क्या फिनोमिनन है, उसमें क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से इसके रिएक्शंस आते हैं इकोनॉमी में। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, है रेस्टोरेंट के बारे में। रेस्टोरेंट्स ने केस कर रखा था दिल्ली हाई कोर्ट में और वो हार चुके हैं। छोटा सा अपडेट देता हूँ, अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाले हैं इसके लिए। वो है सर्विस चार्ज को लेके। तो कभी आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो कहीं भी होटल में, तो आप पे करते हो वहां पे जीएसटी, खाने पे सर्विस टैक्स आप पे करते हो, राइट? तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो रेस्टोरेंट्स सर्विस, मतलब मैं कहूँगा सर्विस, जैसे आप जा रहे हो, खा रहे हो, तो काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं क्यूएसआर की बात नहीं करूँगा जो डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट है, जो काफ़ी सारे दूसरे ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, वो सर्विस चार्ज यहाँ पे आप पे चार्ज कर देते हैं और सर्विस चार्ज या टिप बोला जाता है इसे। तो इनका हाई कोर्ट का ये कहना है कि वॉलंटरी पेमेंट है ये, मतलब कस्टमर अपनी मर्ज़ी से करेगा, ये कंपल्सरी नहीं हो सकता। और इसके बाद आप ये भी कर रहे हो कि आप सर्विस चार्ज लगा रहे हो, लेट्स से किसी का 2000 का बिल आया, आपने उस पे सर्विस चार्ज लगा दिया ₹400, आप इस पे भी जीएसटी और सर्विस टैक्स लगा रहे हो, ठीक है? तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कस्टमर कितना पे करेगा? तो आप एक तरीके से कस्टमर पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो, हाई कोर्ट का ये कहना है। तो जो फेडरेशन है ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया एंड नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई, यहाँ पे पिटीशन डाली थी इन्होंने हाई कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट ये डिसीजन आया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने अपील किए थे गाइडलाइंस जो इश्यू किया गया था सीसीपीए द्वारा 2022 में, जहाँ रोका गया कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं लगाएगा ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट किसी भी फूड बिल बिल में। तो फूड बिल में ये इंक्लूड आप नहीं कर सकते हो। कस्टमर की मर्जी है कि वो सर्विस चार्ज पे करेगा या नहीं करेगा, इट्स अप टू देम। इनफैक्ट अगर आप कंज्यूमर्स की बात करो तो जो कलेक्शन है सर्विस चार्ज का, ये एक डबल वामी है, क्योंकि उन्हें सर्विस टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है सर्विस चार्ज पे भी, और फिर जो खाने का बिल है उस पे भी सर्विस टैक्स एंड जीएसटी उन्हें देना पड़ता है। तो ये कोर्सिव है, या आप जबरदस्ती कर रहे हो कस्टमर्स के साथ, अगर आप उनसे सर्विस चार्ज भी जबरदस्ती ले रहे हैं। ये कहना है हमारे हाई कोर्ट का। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 5 मंथ लो इन फरवरी, क्रूड नैट गैस आउटपुट स्लिप्स। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोर सेक्टर की। तो इंडिया का जो कोर सेक्टर है ये 5 महीने के लो पर आ गया है, इसका ग्रोथ 2.9% पे आ चुका है, ठीक है, जो पहले 5.1% था। एंड ग्रोथ जो था वो 7.1% था पिछले साल, अगर आप कंपेयर करोगे इस साल से। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट सबसे कम रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सबसे कम रहा है इस बार, इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर होता क्या है, मैं कोर कोर बोल रहा हूँ। कोर सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स होते हैं कोर, वो है कोल, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये मेन सेक्टर्स है। बाकी सेक्टर्स जितने भी ग्रो करेंगे उनको इनकी मदद चाहिए ही चाहिए, इसके इनके बिना कोई ग्रो नहीं कर सकता, राइट? तो यहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भी जो आउटपुट है वो नीचे आया है 5.2% और 6% से। और जो नेगेटिव ग्रोथ है वो इसलिए भी है क्योंकि डिमांड कम है। ओवरऑल कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो हुआ है टू 4.4% पहले 11 महीनों में, एंड 7.8% कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड अगर आप देखोगे लास्ट ईयर ये 7.8% था, जहां से अब काफी स्लो होता हमें नजर आया है। तो ये जो 8 सेक्टर है इनका वेटेज है 40.27% हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, आईआईपी में, जो मेजर करता है क्या, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी।
आईआईपी ग्रोथ जो है इंप्रूव होता है टू 5% इन जनवरी 2025 फ्रॉम 3.2% इन दिसंबर और आईएनडी-आरए एंटिसिपेट करता है कोर सेक्टर ग्रोथ ऑफ अराउंड 4% इन मार्च। तो फॉर आईआईपी आईएनडी-आरए एस्टिमेट्स जो है वो अराउंड 3% है। 3% ग्रोथ यहाँ पे रहा है फरवरी में, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सपेक्ट करता है कि 3 टू 3.5% के रेंज में रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने आखिरी आर्टिकल में भी देख लिया, ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है। कोर सेक्टर ग्रोथ जो हमारा सीमेंट, स्टील प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या है, इसको देखता है। प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और प्रोडक्शन कम है तो इसे इंडिकेटर माना जाता है कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमें डिमांड में कमी दिखने को मिल रही है। थोड़ा हो सकता है इकोनॉमिक वीकनेस हो, बट 1 महीने का ट्रेंड देख के कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये डिक्लाइन होता है तो इसे नेगेटिव माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कल फिर मिलेंगे हम सेम इसी वक़्त, इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।